लास्ट टाइम हमने पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर बात की थी कि किस तरह बिना एनर्जी यूटिलाइजेशन के प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। आज हम सेकंड जो लेवल है उसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उस पर बात करेंगे। यहाँ नाम से क्लियर है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा उसमें एटीपी का उपयोग होगा और यह विधि सिर्फ 4% कंट्रीब्यूशन करती है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का लगभग 96% पैसिव एब्जॉर्प्शन से वाटर एब्जॉर्ब होता है। बचा हुआ लगभग 4% पानी इस विधि द्वारा प्लांट में प्रवेश करेगा। इस विधि में जो रास्ता होगा, जो पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट होगा, वो सिंपलेस्ट पाथ होगा। सिंपलेस्ट पाथ का मतलब है जीवित क्षेत्रों से होते हुए, लिविंग एरियाज या जीवित क्षेत्रों से होते हुए से हमारा तात्पर्य यह है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जाए, जो जीवित भाग है कोशिका का, कोशिका द्रव्य से होकर जाए या वैक्यूल से होकर जाए। कुल मिलाकर अगर जीव द्रव्यक यानी प्रोटोप्लास्ट में से अगर होकर पानी गुजरेगा तो उसे सिंप्लास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। तो सिंपलेस्ट पाथ का यहाँ पर मतलब है थ्रू प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्यक। मैं फिर से कहूँ, जीव द्रव्यक में कौन कौन आ गया? जीवित क्षेत्रों में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक कोशिका द्रव्य और एक रिक्तिका। इन हिस्सों से अगर गुजरकर वाटर मूव करता है तो उसे सिंप्लास्टिक मूवमेंट कहा जाएगा। इसके अलावा इस विधि में जो रेस्पॉन्सिबल प्रेशर होगा वो परासरण दाब होगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। जबकि पैसिव विधि में हमने देखा था कि पैसिव विधि में रेस्पॉन्सिबल प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट था यानी विसरण दाब न्यूनता थी। वहाँ हमने ये भी देखा था कि ये डीपीडी की जो प्रवणता थी, जो डीपीडी ग्रेडियंट था, दैट यूज्ड टू डेवलप इन द अपर पार्ट्स, द लीफ एरिया ऑफ द प्लांट। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्रेशर भी डिफरेंट है, वहाँ डीपीडी था, यहाँ ओपी है। वहाँ वो लीफ में डेवलप हो रहा था, यहाँ रूट में डेवलप होगा। ओपी ग्रेडियंट इन रूट यानी वास्तव में वहाँ पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर में, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में डीपीडी प्रवणता डेवलप होती है लीफ में और नीचे की तरफ मूव करती थी, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। यहाँ ओपी डेवलप होगा ग्रेडियंट रूट में और ऊपर की ओर विकसित होगा। सो ओपी ग्रेडियंट इन रूट develops upward, ऊपर की ओर मूव करेगा ओपी ग्रेडियंट। इसके अतिरिक्त क्योंकि वहां पर हालांकि पानी सॉइल से होकर लीफ तक जा रहा है, बीच में रास्ता कौन दे रहा है? रूट दे रही है और स्टेम दे रहा है। क्योंकि वहाँ जड़ हमने डिस्कस किया था पहले भी कि रूट सिर्फ एक क्योंकि पैसेज का काम कर रही है, इसलिए उस मेथड को हमने कहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द रूट्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट जो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है ओपी, वो रूट में ही डेवलप होता है, इसलिए इस विधि को एब्जॉर्प्शन बाय द रूट कहते हैं।
बाय द रूट का मतलब क्या हुआ, रूट इटसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, रूट इटसेल्फ इज क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिबल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, खुद काम कर रही है सक्रिय रूप से, इसलिए इसे बाय द रूट कहा जाता है, यानी जड़ों द्वारा अवशोषण। वो जड़ों से होकर अवशोषण था, ये जड़ों द्वारा अवशोषण। इसे हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखें अगर, तो ये प्रकट होगा कि ये काम कैसे करता है मेथड। जल मृदा में है और मृदा से उस जल ने मूल रूप में आना है। अगर ये मूवमेंट होना है तो इस मूवमेंट के होने के लिए विधि के अनुसार हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जल की गति हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की ओर होती है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य मृदा का व्यवहार ऐसा ही होगा कि किसी जीवित कोशिका की तुलना में मृदा में ऑस्मोटिक प्रेशर की मात्रा कम होती है जीवित रूट हेयर सेल के मुकाबले, ताकि पानी अंदर जा सके। इसके बाद जल कॉर्टेक्स में जाएगा, यानी वो वल्कुट क्षेत्र में प्रवेश करेगा। वल्कुट क्षेत्र के बाद एंडोडर्मिस आएगी, अंतस्त्वचा, उसके बाद पेरिसाइकल यानी परिरंभ आएगा। इन दोनों को मिलाकर हमने लास्ट टर्म सिम्प्लास्ट सिस्टम नाम दिया था, यानी जीवित क्षेत्र है, क्योंकि एंडोडर्मिस पर हमने पढ़ा कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं जो जल के आवागमन के लिए अलाउ नहीं करती जल को, और वायु का प्रवेश निषेध रखती हैं। एयर एंड वाटर इम्परवियस होती हैं, इसलिए वो सिम्प्लास्ट सिस्टम में ज़्यादा काम करता है एंडोडर्मिस। यानी अंततः एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल से होकर जल ने मूल के जाइलम तक पहुंचना है। देखिए, समझने वाली फैक्ट होगी कि जल अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो इसके मुकाबले इसका ओपी अधिक होना आवश्यक है। यानी अंडरस्टूड है, अगर जल ने वहाँ जाना है तो उसका ओपी और होना आवश्यक है, और इसका ओपी अंततः अधिकतम होना आवश्यक है इस श्रृंखला में, इस विधि के लिए। पर क्योंकि मूल का जाइलम एक मृत ऊतक है, डेड टिश्यू है, तो डेड टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर स्वतः ही अपने आप ज़्यादा नहीं हो सकता। समझिए बात को, इसमें विलेय भी है, कोशिका द्रव्य भी है और जल भी है। इसके पास सिर्फ विलेय और जल है, कोशिका द्रव्य नहीं है। साइटोप्लाज्म इज लैकिंग है क्योंकि ये डेड सेल है, यानी इसका ओपी किसी भी कंडीशन में इसके मुकाबले ज़्यादा नहीं पॉसिबल, लेकिन पानी वहाँ तक जाना है, इसलिए रूट जाइलम का ओपी बढ़ाना पड़ेगा। इस बढ़ाने के लिए सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विलेय के अणु कॉर्टेक्स द्वारा दिए जाएंगे ताकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया जा सके। इस काम के लिए इस जगह पर एटीपी खर्च होगा, यानी वास्तव में ये सक्रिय विधि या एक्टिव मेथड है, यानी एटीपी खर्च होना चाहिए। दिख रहा है एटीपी खर्च हो रहा है कहाँ? सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट कौन है? एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। कॉर्टेक्स और इसके बीच में सिम्प्लास्ट तंत्र में एटीपी खर्च होता है जो कॉर्टेक्स करेगा। क्यों खर्च हो रहा है? ताकि सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ बढ़ाए जा सकें, यानी सॉल्यूट का डोनर ये है, एटीपी भी कॉर्टेक्स ही डोनेट करता है ताकि इसका ओपी अधिकतम हो सके। इसका ओपी अधिकतम होते ही लो ओपी से हाई ओपी की तरफ वाटर का मूवमेंट आ जाएगा और एक्टिव एब्जॉर्प्शन
कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो एटीपी खर्च होता है वो रूट जाइलम में सॉल्यूट बढ़ाने के लिए होता है। इस एटीपी का और सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन हमेशा कॉर्टेक्स देगा। ये एब्जॉर्प्शन का हेडिंग हमारा कंप्लीट है विद द फैक्ट कि एब्जॉर्प्शन दो तरह का होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हेडिंग जब आएगा, यानी आप ऐसा समझें कि किसी प्लांट में रूट से होकर पानी आया इस तरह से और तने में पहुंचा स्टेम में। यहां कहां पर आ रहा है पानी? जाइलम में आ रहा है। ये जाइलम है अगर, तो रूट जाइलम में पानी आ चुका है इन दोनों विधियों के तहत। अब पानी कहाँ जाएगा? स्टेम के जाइलम में, और वहां से फिर लीफ के जाइलम में जाकर ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की विधि द्वारा वो बाहर वाष्पीकृत हो जाएगा। इस पूरी विधि में अब हम नेक्स्ट हेडिंग पर बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन द्वारा जब पानी रूट के जाइलम में आ गया, अब वो तने के जाइलम में ऊपर की ओर कैसे जाएगा। यानी हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा असेंट ऑफ सैप, जिसे हम कहते हैं रसारोहण, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक, जल का ऊर्ध्व गमन से हमारा मतलब यहां पर होगा। यहां पर दो तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ वैज्ञानिक शुरुआत में ऐसा मानते थे कि जाइलम किसी भी विधि में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पानी लेकर आने का काम जड़ों के केंद्र में, जैसा हमने कहा कि रूट जाइलम में वाटर लाने का काम पैसिव या एक्टिव मेथड से हुआ और फाइनली वाटर हैज रीच्ड द रूट जाइलम। यानी रूट जाइलम तो किसी भी तरह से इन्वॉल्व होगा। अब ऊपर जाने की दो विधियां बताई गई। पहली विधि ये कहती है कि रूट जाइलम वाटर रिजर्वोयर का काम तो करेगा, यानी आशय का, जल आशय का काम तो वो करेगा, लेकिन ऊपर ले जाने का काम जीवित कोशिकाएं करेंगी। ठीक है। दूसरी विधि ये कहती है कि रूट जाइलम रिजर्वोयर का काम तो यहाँ भी करेगा, लेकिन जल का अपवर्ड मूवमेंट जो ऊर्ध्व गमन हो रहा है, ऊर्ध्व गमन करने का कार्य मृत जाइलम कोशिकाएं करेंगी। यानी दोनों विधियां जलाशय के रूप में जाइलम को स्वीकार करती हैं, बट थ्योरीज आर डिफरेंट देन हु इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। So in one theory, the upward movement of water takes place by the living cells. In the other theory, the upward movement is placed by the dead cells of xylem. First method पर हम बात करते हैं। जिन्हें वाइटल फोर्स थ्योरीज कहा गया। जैविक मत, जैविक मत ये कहता है कि जाइलम इज द रिजर्वोयर, यानी वो जल का आशय है, लेकिन ऊपर जल ले जाने का कार्य लिविंग सेल्स परफॉर्म करेंगी। लिविंग सेल्स परफॉर्म अपवर्ड मूवमेंट। इसे लेकर समय समय पर कई सिद्धांत दिए गए। जैसे एक सिद्धांत ये कहता है कि ये कार्य जाइलम पैरेन्काइमा द्वारा किया जाएगा। इस सिद्धांत में कोई खास चर्चा नहीं की गई या कोई खोज नहीं थी इसके पीछे
सिर्फ ये एक विचार था। बाद में एक थ्योरी आई, रिले पंप थ्योरी, या इस थ्योरी को स्टेयरकेस थ्योरी कहा गया, या इस थ्योरी को क्लैम्बरिंग थ्योरी कहा गया। यह सिद्धांत सर्वप्रथम गोडलिवस्की द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम पैरेन्काइमा ये कार्य करेगा। इन्होंने ये कहा कि यदि ये जाइलम वेसल है, यानी जाइलम की वाहिका है, तो इसमें जल भरा हुआ है और जाइलम वेसल के आसपास कुछ कोशिकाएं होंगी। वो कोशिकाएं जाइलम पैरेन्काइमा की होंगी। ठीक है, क्योंकि जाइलम के तत्व आसपास पाए जाएंगे। इन दो कोशिकाओं के बीच ऑस्मोटिक प्रेशर का परिवर्तन होगा। ये डेड एलिमेंट है, ये लिविंग एलिमेंट है, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जल लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ अंदर आ जाएगा। मान्य है कि एक जीवित कोशिका का ओपी ज़्यादा ही होता है, तो लो ओपी से हाई ओपी की तरफ वाटर मूव करके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये थ्योरी ऐसा कहती है कि पास वाली कोशिका को ये विसरण के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक भी मान्य है कि एक पास वाली कोशिका अपने पास वाली कोशिका से विसरण के द्वारा जल ले सकती है। परंतु इस थ्योरी का ऐसा भी मानना है कि किसी अन्य कारण से, किसी अनजान कारण की वजह से ये पानी वापस अंदर आ जाता है। पहले क्या हुआ, लो ओपी से हाई ओपी पानी गया, जो ठीक है, विसरण के द्वारा पास वाली कोशिका में गया, वो भी ठीक है, असंध कोशिका में एडजेसेंट सेल में गया, वो भी ठीक है। लेकिन अब पानी वापस आया। वापस आने का मतलब है कि अब ये लो ओपी यहाँ मान रहा है और हाई ओपी यहाँ मान रहा है। यानी इस थ्योरी के अनुसार जल का गमन बार बार इस तरह से होगा। यानी पानी एक बार जाइलम से बाहर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और बार बार इस तरह सर्पिलाकार क्रम में जैसे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, उन सीढ़ियों की तरह ये पानी ऊपर जाता जाएगा। ये सिद्धांत का कहना है। यही रिले पंप या क्लैम्बरिंग या स्टेयरकेस यानी सीढ़ी के अनुसार ये गमन करेगा। इस थ्योरी का प्रमुख ऑब्जेक्शन ये है कि ये मूवमेंट कैसे होगा। मैंने पहले कहा ये लो ओपी और ये हाई ओपी ओके है, ये जीवित कोशिका है, ओपी हाई होगा, पानी विसरण के द्वारा जाएगा। लेकिन अब किसी अमान्य कारण की वजह से ये इसका ओपी लो कैसे हो जाएगा, जबकि एक जीवित कोशिका है और ये एक मृत कोशिका है। इस कारण से इस थ्योरी को ठुकरा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले टर्न पर इसका एक ऑब्जेक्शन देखेंगे जो सभी वाइटल फोर्स थ्योरीज के अगेंस्ट होगा। उसके बाद हम फिजिकल फोर्स थ्योरीज पर बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर